इसके आगे बताऊंगी आपको। वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद शांति समझौते हुए कई, पीस ट्रीटीज, है ना। सभी देशों ने आपस में मिलकर समझौता किया कि अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। और जर्मन जो पहल किया था युद्ध करने का, उसको क्या क्या पनिशमेंट देना चाहिए। तो पीस ट्रीटीज में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इन 1919-20 द विक्टोरियस एलाइड फोर्सेस प्रीडोमिनेंटली ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एंड इटली सिंक पीस ट्रीटीज विद द डिफीटेड नेशंस। तो 1919-20 में विजयी जितने राष्ट्र थे, है ना, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, उन्होंने अपने पराजित देश के प्रतिनिधियों के साथ समझौते किए। तो युद्ध ख़त्म होने के बाद जो पक्ष जीतता है उसके साथ पराजित देश क्या करते हैं, समझौता करते हैं, ताकि वो कभी आगे से लड़ाई ना करें। तो इसमें कौन कौन देशों के साथ कौन कौन सी संधियाँ हुई उसको बताया गया है। दिस ट्रीटीज इंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ वर्साई विद द जर्मनी, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया विथ सेंट जर्मन टेट्रीज, हंगरी विथ ट्रियानन ट्रीटीज, तुर्की विथ सर्वे ऑफ ट्रीटीज एंड बुल्गारिया विथ न्यूली ऑफ ट्रीटीज। ये इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ की गई थी, वो वर्साई की संधि, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वर्साई की संधि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जर्मनी ने ही युद्ध की पहल की थी। डिस्कशन ऑन ए न्यू पोस्ट वार इंटरनेशनल ऑर्डर हैड बीन गोइंग ऑन ड्यूरिंग द वार। युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो, इस पर शुरू से चर्चा चल रही थी, है ना। युद्ध के बाद क्या हो जाता है, शासन व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो फिर से नए सिरे से एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, इस पर चर्चा चल रही थी। तो रूस की क्रांतिकारी सरकार ने नवंबर 1917 में पहला कदम उठाते हुए यह ऐलान किया कि वह कोई बिना शर्त से युद्ध से नहीं हट रही है। और उसने अपने जितने भी युद्धरत देश थे उससे भी अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल कदम उठाए। वाज टेकन नवंबर 1917 बाई रिवॉल्टिंग गवर्नमेंट ऑफ रसिया। तो उन्होंने शर्त रख दी रसिया ने कि मैं ये कदम को ऐसे ही नहीं उठा रहा हूँ, आपको भी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। इससे इसका असर क्या था, किसी देश या राष्ट्र को उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य में बलात् मिलाया न जाए। अगर दूसरा राज्य नहीं चाहता है उसमें मिलना तो किसी को ज़बरदस्ती न मिलाया जाए। किसी देश पर युद्ध जुर्माना न लगाया जाए। पहले क्या होता था, युद्ध में हार जाने पर जुर्माना लगाया जाता था, है ना, तो वो न लगाया जाए, ऐसा उन्होंने पहल की। और सरकारों के बीच गुप्त संधियों की जगह प्रकाशित संधियाँ हो, जिनकी स्वीकृति उन देशों में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों द्वारा हो। पहले हमने बताया था ना कि गुप्त संधि होती थी जिसमें दो देशों को ही आपस में पता चलता था, तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाता था। तो इसमें यह भी बात रखी गई कि जो संधियाँ हो रही है वो गुप्त ना होकर प्रकाशित होना चाहिए, सबको पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। दिस आइडल did not find much favor with European governments but were welcomed by war weary soldier and worker। तो इसमें ये बताया गया कि इसमें जितने भी थके हुए हारे हुए मजदूर और सैनिक थे वो बहुत लोकप्रिय हो गए, है ना। उनका नाम हो गया कि उन्होंने अच्छा काम किया है, इतने सारे लोग युद्ध में गए थे। पूरे यूरोप में इनके समर्थन में जुलूस निकाले गए और क्या हुई, चर्चा होने लगी। They were widely discussed by the people and democratism began to be held across Europe in their support। सब लोगों उसको सपोर्ट करने लगे, किनको, मजदूरों और जो सैनिक थे उनको, पूरे यूरोप में उनको समर्थन मिला। तो इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, है ना, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, वुड्रो विल्सन। कौन थे, वुड्रो विल्सन। तो उन्होंने 14 पॉइंट इन जनवरी 1908 में
outlining the principle forward peace in negotiating peace treaties of end to war। तो उन्होंने गुप्त ऐलान किया, 14 बिंदुओं की घोषणा की। शांति के लिए उन्होंने 14 शर्तें रखी, 14 पॉइंट रखे, उसकी शर्तें सबको माननी पड़ी। इन पर रूसी ऐलान का प्रभाव भी देखा जा सकता है। विल्सन ने गुप्त संधियों का विरोध किया। विल्सन टू अपोज सीक्रेट पेस्ट significantly he also stated that all the nationalized were to get right to self determination and he was favor of establishing democracy in all wartime country। तो हर जितने भी राष्ट्रीय समूह के ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और सारे युद्धरत देशों में लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया, है ना। तो लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है। तो युद्ध होने से उन्हें पता चला कि वहाँ के जो शासक थे वो अपनी मनमानी किए, लोगों को युद्ध में ज़बरदस्ती भेजा, उनको मजदूरी नहीं दी, सैनिकों के साथ भी अत्याचार हुआ। तो युद्ध के बाद लोगों के मन में लोकतांत्रिक स्थापना की भावना आई। साथ ही विल्सन ने सभी देशों के बीच खुले और बेरोक व्यापार, हर देशों के लिए समुद्री यातायात पूरे रूप में खुला हो, ऐसा शर्तें भी रखी। पहले क्या होता था कि कोई देश आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान नहीं जा सकता था, है ना। उनको अनुमति रहती थी, तुम आपस में एक निर्धारित था कि कौन कौन सा देश व्यापार कर सकता है। अब हानि सबको इतनी अधिक हुई थी कि उन्होंने विल्सन ने क्या छूट दी कि कोई भी देश एक दूसरे से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, आपस में सहयोग कर सकता है। और इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो देशों के बीच के विवादों का निपटारा करे, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। ही आल्सो एग्रीड इन फेवर ऑफ डिसarmament एंड द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन दैट वुड एजुकेट डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड इनकरेज म्यूचुअल कॉरपोरेशन। तो दो देशों के बीच में विवाद अगर होते हैं तो क्या करेगा, वो निपटारा करने का काम करेगा। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है वो ये सब देखते हुए ही उस समय इसका निर्माण हुआ था, है ना। तो उस समय इनका नाम नहीं दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, तो राष्ट्रीय संघ नाम दिया गया। उनका क्या काम था, दो देशों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करे और आपसी सहयोग को बढ़ावा दे। अब विल्सन ने यह भी शर्त रख दी कि 1980-70 में, है ना, विल्सन 14 पॉइंट्स स्टिपुलेटेड दैट जर्मनी शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड साइन 1870 एंड पोलैंड वुड बिकम अ फ्री नेशन। और उन्होंने जो दूसरे देशों से हथियार थे उनकी वापसी होगी, है ना। सब देशों के पास हथियार तो नहीं होते हैं, तो उनको हथियार वापस कराने की भी मांग की गई। और जो एक पोलैंड था उसको स्वतंत्र राज्य बनाया गया। पोलैंड बहुत दिन तक साम्राज्यवाद के अधीन था। पोलैंड वुड बिकम अ फ्री नेशन। ऑन रशिया ही वेलकम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टू रिप्लेस द टर्नी ऑफ द जार एंड रेस्पेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द रशियन पीपल टू चूज देयर ऑन फ्रॉम द गवर्नमेंट। रूस के संदर्भ में विल्सन का भी क्या मानना था, वहाँ जार की तानाशाही की जगह लोकतंत्र की स्थापना का स्वागत किया जाना चाहिए। रूस में भी लोकतंत्र नहीं था, तानाशाह था। और रूस के लोगों की अपनी पसंद के सरकार गठित करने की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। रूस ने भी मांग की थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, तो उसका भी सम्मान किया गया। विल्सन ने युद्ध के लिए किसी एक देश को क्या नहीं ठहराया, दोषी नहीं ठहराया। सब क्या कह रहे थे कि इसमें जर्मन का ही हाथ है, पर ही डिड नॉट होल्ड मेनी पर्टिकुलर नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ वार, सो ही फेल्ट दैट नो डिमांड शुड ही बी मेड ऑन एनी नेशन टू पे वार रिप्रेशंस। तो उन्होंने क्या कहा, इसके लिए सिर्फ ये बस जिम्मेदार नहीं है, कौन, जर्मन। और किसी एक देश पर ही जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। जर्मनी के नए शासकों ने विल्सन के सिद्धांतों को मानते हुए युद्ध विराम को भी स्वीकार किया।
Each victorious countries had out own visions and diplomatic needs. France, which suffered the most damage in the conflict, had Germany responsible for the war and wanted the Germany to pay our reparation, है ना। तो उन्होंने किसी और क्या कहा कि फ्रांस जिसे जैसे जर्मनी के नए शासकों ने हर विजयी देश क्या चाहता है, अपनी कल्पना और कूटनीतिक की ज़रूरतें थी, है ना। वो जो जीता हुआ देश है वो क्या चाहता था कि हमें पैसा मिलेगा, हमारा नाम होगा। पर फ्रांस जिसे सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा था, वह चाहता था कि जर्मनी को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया जाए और वह हर मुल्क को जुर्माना दे, क्योंकि जर्मनी को इस तरह तबाह किया जाए कि वह फिर से हमला करने की स्थिति में ना हो। तो सभी देश चाहते थे कि जर्मनी को सबक सिखाना चाहिए ताकि वो फिर से युद्ध की पहल ना करे। इट आल्सो वांटेड जर्मनी टू रिटर्न द फ्रांस टेरिटरी इट हैड सीज्ड इन 1871। दिस रीजन वाज रिच इन कोल एंड आयरन ओर, और वहाँ के जो कोयला और लौह अयस्क मिलता था जर्मनी में, वो भी उन्हें वापस दिया जाए, ऐसा फ्रांस चाहता था। बाई गेटिंग बैक द टेरिटरी, फ्रांस आउट टू पुट अ ब्रेक ऑन जर्मनी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट वांटेड टू डैमेज द जर्मन इकोनॉमी टू द एक्सटेंट दैट द कंट्री वुड नेवर अगेन थिंक ऑफ अटैकिंग अनदर कंट्री। इस तरह फ्रांस जर्मनी को दोहरी क्षति पहुंचाना चाहता था, है ना। क्या चाहता था वो कि लौह अयस्क का कोयला का जितना भी इंडस्ट्रीज है वो वापस किया जाए और हर देश को वो जुर्माना करे। इस प्रकार दो क्षति पहुंचाना चाहता था फ्रांस जर्मनी को, ताकि वो फिर से सर न उठा सके। ब्रिटेन भी जर्मनी को सामरिक तौर पर कमज़ोर बनाना चाहता था, परंतु आर्थिक रूप से नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि ब्रिटेन से व्यापार कर सके। पहले अमेरिका पावरफुल कंट्री में नाम नहीं था, जर्मन का नाम पावरफुल में था, है ना। तो ब्रिटेन को उससे लाभ मिलेगा। अगर जर्मन पावरफुल होगा तो ब्रिटेन उसके साथ क्या करेगा, व्यापार करेगा। लेकिन ब्रिटेन को उपनिवेशों व यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्रों के खुद के भविष्य के अधिकार तय करने या फिर समुद्री यातायात को खुला करने को लेकर असहमति थी। तो कुछ शर्तें इसमें मानी गई और कुछ शर्तें नहीं मानी गई। फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी होप दैट द रशियन रिवॉल्यूशन वुड फेल बिकॉज दे फियर दैट इट वुड इन्फ्लुएंस दैट द पुअर वर्कर एंड सोल्जर इन देयर कंट्रीज। तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये तीनों क्या चाहते थे, रूस में जो क्रांति हुई है उसे विफल करे, ताकि उसका प्रभाव उनके अपने देश के गरीब मजदूरों और सैनिकों पर ना पड़े। दे वांटेड टू बिल्ड अ बैरियर ऑफ एंटी रशियन स्टेट बिटवीन देयर कंट्रीज एंड रसिया। इसलिए न केवल रूस को शांत वार्ता में अपने साथ सम्मिलित करना चाहते थे, बल्कि सभी देश सरकारी क्रांतिकारी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे ताकतों का समर्थन करे, है ना। देयर होप वाज दैट ऑल कंट्रीज वुड सपोर्ट द फोर्सेस इन रसिया दैट वेयर अपोजिंग द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। वे रूस और अपने बीच रूस विरोधी राज्यों की एक कतार खड़ी करना चाहते थे। तो अब नेक्स्ट हम वर्साई की संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो 1919 में किसके साथ हुआ था, जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने एक शांति समझौता किया था। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए वर्साई संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो 28 जून 1999 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने यह शांति समझौता किया। वैसे इस समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। इसकी कई ऐसे शर्तें थी जो जर्मनी को मान्य नहीं थी, लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह ना मानेगा तो तीनों उन पर फिर से आक्रमण कर देंगे। तो विवश होकर जर्मनी को इन संधि को स्वीकार करना पड़ा था। हम जानेंगे कौन कौन सी शर्तें थी जिसमें जर्मनी को मानना पड़ा था। जर्मनी एंड इट
Elias had to accepted the guilt for starting the war and destruction it causes to other countries। तो इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। जर्मनी वाज हेल्ड लिएबल टू पे वार रिस्परेशन फॉर द डैमेज कास्ड, है ना, जो हानि हुई है वो दूसरे देशों को देना पड़ेगा। किसे? जर्मनी को, ऐसा कहा गया। विच इंक्लूड द कास्ट ऑफ रेसिडेंटल एरियाज, फैक्ट्रीज एंड माइन डिस्ट्रॉयड बाय द जर्मन आर्मी। और विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों और खदानों को नष्ट किया था उनकी भरपाई भी की जाएगी। द कंट्री वाज टू पे अ सम ऑफ 66 लाख इन इंस्टॉलमेंट द फ्रांस, बेल्जियम एंड ब्रिटेन। और क्या कहा गया कि 66 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा, है ना। इसमें कई जो इकोनॉमिक थे उन्होंने भी अपनी राय दी। मेन नोटेड इकोनॉमिक वेयर द ओपिनियन दैट द सम वाज बियॉन्ड जर्मनी कैपेसिटी टू पे। तो यह राशि जर्मनी अपनी क्षमता से अधिक है, जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण नहीं हो पाएगा। यह पूरे यूरोप के लिए अहितकारी है। तो जर्मन किस में आता है? यूरोप में। तो सबसे शक्तिशाली धनाढ्य देश कौन था? जर्मन। तो ये पूरा उसका प्रभाव किस पर देखा गया? यूरोप महाद्वीप पर। तो विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़े थे। तो सबके पास इतना अधिक पैसा नहीं था, सब किसी न किसी देश से लोन लिए थे। तो जर्मनी से मिले हर जाने से उस कर्ज को पटाने की मंशा भी रखते थे। तो सोचते थे जब हम जीत जाएंगे तो इस पैसे को हम पटा देंगे। बट व्हेन इट बिकम ए बॉसेस सम ईयर लेटर दैट जर्मनी कुड नेवर पे सो बिग एन अमाउंट, द रिप्रेशन वेयर रिड्यूस्ड ऑफ 20 लाख। कई वर्षों बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा, तो इसे कम करके कितना लाख पाउंड किया गया? 20 लाख पाउंड किया गया। अब सेकेंड, जर्मनी वाज रिटर्न ऑल द टेरिटरी इट हैड एनेक्सेटेड फ्रॉम द कंट्री लाइक बेल्जियम एंड फ्रांस। जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय किया गया। जैसे बेल्जियम और फ्रांस की कुछ ज़मीनों को जर्मनी ने लिया था, है ना। युद्ध में बहुत सारी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है सैनिकों के लिए। तो जर्मनी ने उस समय बेल्जियम और फ्रांस से कुछ हिस्सा लिया था, उसे वापस करना था। इंडिपेंडेंट स्टेट वेयर आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन ऑल टेरिटरीज जर्मनी हैड एनेक्सेड अंडर एन अर्लियर ट्रीटी विद सोवियत रशिया। पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, है ना। तो शर्तें कही गई थी कि साम्राज्यवाद में सभी जितने भी राष्ट्र थे वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। उनको अलग से अपने देश का नाम हो, ऐसा बाकी लोगों ने भी चाहा। थर्ड, जर्मनी वाज टू रिटर्न द एलेसेक, अल्लास जो था और लारेन, दो जगह है जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया। अल्लास और लारेन फिर से फ्रांस को लौटाया गया। तो 1871 में जर्मनी ने दो जगह ली थी, उसे लौटाना पड़ा। आल्सो टू कंपेटेंट फॉर द डैमेज टू फ्रांस माइंस, जर्मनी वाज टू द प्रोडक्शन ऑफ इट्स माइन इन द सार रीजन। और ऐसा कहा गया है कि फ्रांस की खदानों की जो पहुंच थी वो नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंप देगा। और ये भी कहा गया कि वहाँ के जो माइंस थे उसको 15 ईयर के लिए फ्रांस को देना पड़ेगा। उस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का प्रशासन स्थापित हुआ। द लीग ऑफ नेशन वुड एडमिनिस्ट्रेट the region during this time, after which the resident people would vote to decide whether it should be merged with France or Germany। वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा
15 साल बाद जनमत संग्रहण करके तय होना था। फोर्थ, अ लार्ज पोर्शन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर वाज कैडेड टू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जर्मनी कंट्री ऑफ पोलैंड। जर्मन में पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला दिया गया था, है ना। पोलैंड भी किसका हिस्सा है? जर्मनी का ही। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया। अब दोनों हिस्सों के बीच की जो डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसकी पहुंच समुद्र तक बनी रहे। तो पहले जितने भी ट्रेड होते थे वो किससे होते थे? समुद्र से होते थे, सी पोर्ट से होते थे। तो जितने भी देश को लगता था कि सी पोर्ट वाला हिस्सा हमारे पास है, तो पोलैंड को दे दी गई वो ज़मीन को, है ना, ताकि वो आसानी से व्यापार कर सके। फिफ्थ में आएगा, इन दिस वे अराउंड 65 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड वाज कैडेड बाय जर्मनी टू वेरियस कंट्रीज आफ्टर द वार। और युद्ध के पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दी गई। जर्मनी कॉलोनीज इन अफ्रीका वेयर मेंटेड टू द लीगल ऑफ नेशन विच हैंडेड ओवर देयर कस्टडी ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड पुर्तगाल। अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन्हें राष्ट्रसंघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्रसंघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के हवाले कर दिया गया। तो इसलिए किया गया ताकि वो सुरक्षित रहे, उन पर कोई हमला ना कर सके। द चाइनीज टेरिटरी द जर्मनी कंट्रोल वाज ट्रांसफर टू जापान नाटा चाइना। और चीन को न देकर जापान को दे दिया गया। चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर किसको दिया गया? जापान को दिया गया। जापान, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी स्प्लिटेड आउट ऑफ इट्स हैंड। तो जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथ में आ गए, हाथ से भी निकल गए, है ना। जर्मनी ने बहुत सारे उपनिवेश थे, उसको कॉलोनी है उसको अपने अंडर में किया था, वो सब उसके हाथ से निकल जाता है। 7. Several terms in territory effectively ensured that the determinant of Germany. The German army was limited to 1,000 soldiers. तो इसमें कहा गया है एक शर्त के अनुसार जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया। निशस्त्रीकरण मतलब अब से वो हथियार कुछ भी नहीं बनाएगा। उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित किया गया। अब बांध दिया गया कि 1 लाख 1 लाख वो अपने साथ सोल्जर बस रह सकता है। पहले क्या था, इसकी कोई लिमिट नहीं बनाई गई थी, जिसको जितना चाहे उतना कर सकते थे। पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से क्या हुआ कि ये आपको उतना पावर नहीं मिलेगा जितना आप चाह सकते हो। एक लिमिट में ही ये सब युद्ध के लिए जितने भी सामान है ना, जो मशीन गन, पनडुब्बी, युद्ध टैंक, ये सब का प्रयोग कर सकते थे, उसकी सीमा कम की गई। इट्स आर्मोर्ड व्हीकल्स, सबमेरिन, बैटलशिप्स एंड एयरक्राफ्ट वेयर डिसमेंटल्ड। तो जितने भी युद्ध में उपकरण का उपयोग हुआ था, तो पनडुब्बी, युद्ध पोत, हवाई जहाज़ों को भी नष्ट कर दिया गया। क्यों नष्ट किया गया? ताकि उन्हें फिर से मत लगे कि हम लड़ाई करें। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड ने जर्मन सीमा का प्रवेश पर भी वर्जित कर दिया गया। कुल मिलाकर यह प्रयास किया गया कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना न बने। जर्मनी कुड नॉट बिल्ड द एग्रेसिव कैपेबिलिटी टू वेज वार, है ना, उसको एक प्रकार से पूरा अपंग बना दिया गया। 8. One term of territory specified that Germany and Russia could not merge without the permission of the League of Nations. एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया
कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। तो राष्ट्र संघ को एक सब देशों के बीच कंट्रोल करने का पावर दिया गया, तो उन्होंने उनकी अनुमति के बिना अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया वो एक नहीं हो सकेगा। Another treaty separated Austria and Hungary and the people of the all surrounded states of the empire were permitted to form their independent countries। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को भी क्या किया गया, अलग किया गया। इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को भी स्वतंत्र राज्य गठित करने का आदेश दिया गया। द वार थस अफेक्टेड ऑस्ट्रिया द मोस्ट। इस तरह हम देखते हैं कि इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, ऑस्ट्रिया पर। इट वॉज लेफ्ट विथ ओनली फार्म लैंड एंड हैड नो अदर रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश थे, आर्थिक विकास के कोई संसाधन नहीं रहे, है ना। कुछ देश ऐसे होते हैं जिसके पास क्या नहीं होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ सोर्स नहीं होता है। तो ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था कि वहाँ सिर्फ कृषि प्रधान देश रहा है, वो वहाँ की ज़मीन में सिर्फ कृषि कर सकते थे। ऑस्ट्रिया की काफ़ी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो। तो पड़ोसी देश रहे हैं ऑस्ट्रिया और वहाँ के लोग भी जर्मनी बोलते थे। अ लार्ज चंक ऑफ द ऑस्ट्रियन पॉपुलेशन स्पोक जर्मन, सो इट वाज नेचुरल फॉर द टू कंट्रीज टू सीक टू। तो लेकिन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दी। बट वाज द एलाइड पावर प्रिवेंटेड दिस। इस पर रोक लगा दी गई ताकि फिर दोनों से शक्तिशाली ना बन जाए और फिर से लड़ाई ना करे। जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, ब्रिटेन वाले डर गए थे कि दोनों देश को फिर से अगर एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये कुछ बड़ा आक्रमण कर सकता है। वैसी ऑस्ट्रिया और जर्मन को अलग देश बनाया गया। अब उसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वर्साई ट्रीटी। इस युद्ध से क्या हुआ, इस्टेब्लिशिंग द लीग ऑफ नेशन। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि कोई भी देश कभी भी युद्ध की घोषणा ना करे, सभी लोगों को एक डर हो, है ना। तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। द आइडिया ऑफ फार्मिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन नेशन इन इम्पेड पार्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर हैड बीन प्लेइंग इन द माइंड ऑफ मैनी पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19वीं सदी के अंत से कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जो देशों के बीच की समस्याओं का समाधान कर सके। डूरिंग द वार विल्सन 14 पॉइंट वंस अगेन ब्रॉट दिस आइडिया इनटू द लाइमलाइट। युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई थी कि विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया है कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। तो विल्सन का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। विल्सन टायर्ड हर टू रिलीज हिज विजन इवनली द लीग ऑफ नेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन जिनेवा। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, वहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, अभी भी है। इट वाज होप दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड रिसॉल्व क्वारल बिटवीन नेशन इन अ पीसफुल मैनर, हेल्प देम इन डेवलपिंग देयर हेल्थ केयर सिस्टम, इंश्योर देयर फूड सिक्योरिटी, इम्प्योर द वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर। तो उनका क्या काम है, वह देशों के बीच झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटारा करेगी, उनमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेगी। अभी भी राष्ट्र संघ का यही काम है ना। अगर स्वास्थ्य संबंधी जितना भी उनको सहयोग देना है तो ये राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, वो इस पर विचार करती है। और इसमें बताया गया है
one of the first tag assigned to the League of implementing the International Peace Agreement soon after the First World War. For under the Versailles Treaty, it was again was administrative responsibility of the SAR region and the Nanjing Corridor. और यह भी प्रमुख काम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए क्रियान्वयन करना। अगर युद्ध भी करते हैं, युद्ध होने के बाद कुछ समझौते होते हैं, उसके बीच में वो बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे वर्साई की संधि के अंतर्गत सार क्षेत्र, जिसमें फ्रांस के उपयोग के लिए जो ज़मीन दिया गया था, और डेंटिंग पंटी, जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए दिया गया था, प्रशासन संघ को देखना था। उसका देखभाल कौन करेगा? राष्ट्र संघ करेगा। ऐसा उसमें शर्तें रखी गई है ना। और हम देखते हैं कि इसमें राष्ट्र संघ में कई ऐसी समस्याएं थी। पहली तो यह थी कि विल्सन की जो अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। आपको पता है कि जो अमेरिका है फर्स्ट वर्ल्ड वार में 3 साल के बाद शामिल हुआ था, है ना। वो नहीं चाहता था इसमें लड़ाई में हिस्सा ले। वो कब लिया? जब एक बोट था, उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के व्यक्ति थे, है ना। तब उन्होंने युद्ध में शामिल हुआ था। तो सोवियत जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था, उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को भी इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। तो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तब एशिया अफ्रीका के भी कोई सब सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसमें कुछ देशों ने ही हिस्सा लिया था। द लीग ऑफ नेशन nevertheless continued to work with these handicaps, and by 1913 he appeared to the be delivering its promise to peace and prosperity for the world. उन्होंने देश में शांति स्थापना करने के लिए पहल किया। However, this optimism was short-lived, as we shall see in the following chapter. इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ताकि और युद्ध की स्थिति ना आए। भले एक बार और फिर से युद्ध होता है, पर एक सभी देशों के बीच में दबाव था, है ना।